नमस्कार दोस्तों, डी टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं की। अगर आप पूछेंगे कि हमको ये क्यों पढ़ना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे लिए संविधान की जो विशेषता है उनका पढ़ना आवश्यक है। और इनको पढ़ने के बाद आप ये भी समझेंगे कि भारतीय संविधान में जो अंदर कुछ दिया हुआ है उनको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है सबसे लंबा लिखित संविधान। देखिए दोस्तों, संविधान दो प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान और एक होता है आलिखित संविधान। आलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का, और लिखित संविधान जैसे कि अमेरिका का। तो भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है, और ये विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है दोस्तों, इसके लंबे होने की वजह क्या है? ठीक है, इसके लंबे या बड़े होने की वजह यह है कि देखिए, भारत जो देश है वो अपने आप में बहुत बड़ा देश है। ठीक है, भारत क्या है? अपने आप में बहुत बड़ा देश है। इसके अलावा जो भारत के राज्य हैं उनका खुद का संविधान नहीं है। ठीक है, तो भारत में जो राज्य हैं और जो केंद्र है उन सबका एक ही संविधान है। इसके अलावा ये हुआ था दोस्तों कि जो भारतीय संविधान सभा बनी थी उसमें जो जिन लोगों ने संविधान को बना रहे थे वो ज़्यादातर कानून के ज्ञाता थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारतीय संविधान लंबा है। अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान कैसा है, लिखित और विश्व का सबसे लंबा। अब नंबर 2 की बात करें, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। ठीक है, देखिए दोस्तों, आंतरिक स्रोत किसे कहते हैं? आंतरिक स्रोत का मतलब होता है अंदरूनी। अंदरूनी का मतलब, जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तो अंग्रेजों ने भारत में शासन चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए थे। ठीक है, उन्हीं में से एक कानून था भारत शासन अधिनियम 1935। तो देखिए, 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारा आंतरिक स्रोत। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में सबसे लंबा जो स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, या सबसे बड़े स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं? वो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब हम बात करें बाह्य स्रोत। तो देखिए, बाह्य स्रोत क्या है? देखिए, जो भारत के बाहर यानी भारत को छोड़कर बाहर के देशों से जो स्रोत लिए गए हैं वो क्या है? बाह्य स्रोत हैं। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, रसिया हो गया। तो जो भारत को छोड़ के भारत के बाहर के दोस्तों से जो प्रावधान ले गए हैं वो कैसे हुए? हमारे बाह्य स्रोत हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 3, नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। देखिए दोस्तों, नम्यता का मतलब होता है लचीला, और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। अर्थात भारतीय जो संविधान है वो है ना तो लचीला है और ना ही कठोर है, वह दोनों का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, वह दोनों का मिश्रण है। मान लीजिए, भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो बहुत ही आसानी से आप उनमें संशोधित कर सकते हैं, यानी उनके लिए बदल सकते हैं। तो ये क्या हुआ? हमारा लचीला हो गया। और भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें बदलने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या हो गया? हमारा कठोर हो गया। ठीक है, तो ये कैसा है? दोनों का मिश्रण है। जैसे कि भारतीय संविधान में कुछ, मान लीजिए आप संसद कोई कानून को पास करती है, तो जो आम कानून होता है वह संसद के विशेष बहुमत की उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। वह ऐसे ही आम, जैसे कि साधारण बहुमत से वो पास हो जाता है। मान लो कोई भी कानून है वो साधारण बहुमत से पास हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद के विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिन्हें बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति, यानी वो अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तब उनमें संशोधन होता है। तो अब आप समझ गए नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। अब नंबर 4 पे बात करें, एकल नागरिकता। देखिए दोस्तों, भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। देखिए, जैसे कि आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर अमेरिका में जो राज्य होते हैं उनकी अपनी एक खुद की नागरिकता होती है। उसके अलावा एक अमेरिका देश की नागरिकता होती है, अर्थात वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। पर अगर हम बात करें अपने भारत देश की तो वहाँ पर केवल एकल नागरिकता है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार की या भारत सरकार की, या मान लीजिए भारत की। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार। देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? देखिए, मौलिक अधिकार उनके लिए कहते हैं, मान लीजिए जब हमारे भारतवासियों ने स्वतंत्रता संग्राम का जो लड़ाई थी वो लड़ रहे थे, तो भारतीय मतलब जो जिन्होंने संविधान सभा बनाई थी या जिन्होंने संविधान बनाया था, तो उन्होंने इस महत्व को देखा कि मनुष्य के अधिकार उसके लिए कितने जरूरी हैं। अगर मनुष्य को उचित अधिकार ना हो तो उनका सतत विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो उन्होंने इसी के मद्देनजर रखते हुए भारत के लिए मतलब भारत के जो व्यक्ति थे उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए। और वे अधिकार ऐसे हैं जिनके बिना जो भारत के व्यक्ति हैं उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, अर्थात वह अपनी उन्नति प्रगति नहीं कर सकते। इसी वजह से ऐसे अधिकारों को क्या नाम दिया गया? मौलिक अधिकार दिया गया। यह भी अपने आप में एक भारतीय संविधान की क्या है? विशेषता है। अब बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो विशेषता है वो क्या कहती है? वह यह कहती है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह कोई नीतियां या कानून वगैरह बनाए तो वह जो संविधान में कुछ तत्व दिए हुए हैं उनको ध्यान में रख के बनाए। ठीक है, जैसे कि संविधान में कहा है कि गरीबों के लिए जो कानून की जो मतलब निःशुल्क विधिक सहायता है, यानी कोई भी व्यक्ति गरीब है तो उसको कानून की जो सहायता है वो मुफ्त दी जाए। तो इस प्रकार से, या फिर कहा गया है कि समान काम के लिए समान अधिकार, यानी चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर वह समान काम कर रहे हैं तो उनके लिए समान वेतन मिले। तो इस प्रकार से जो नीतियां हैं, जो जिसके लिए हम नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना जाता है, तो संविधान में यही कहा गया है कि सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई भी नीतियां बनाए तो इन नीतियों का वह विशेष रूप से ध्यान रखे। ये तो हो गया हमारा नीति निर्देशक तत्व। अब हम बात करें मौलिक कर्तव्य की। दोस्तों, गर्मी पड़ रही है, पसीना आ रहा है। देखिए, मौलिक कर्तव्य, यहाँ से मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य थे या नहीं थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, अब हम बात करें सार्वभौमिक मत अधिकार। देखिए दोस्तों, भारत देश में प्रत्येक नागरिक के लिए एक वोट देने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी पुरुष के हो, सभी के लिए मतलब सभी के लिए मत का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप औरत हैं तो आप वोट नहीं देंगे, कि आप पुरुष हैं तो आपके लिए कोई विशेष अधिकार है, कि आप नीची जाति के हैं, कि आप ऊंची जाति के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में सभी के लिए वोट देने का अधिकार है। इसी के लिए हम सार्वभौमिक मत अधिकार के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, और हाँ इसमें एक चीज बता दूं दोस्तों, इसमें जो प्रारंभ में मत अधिकार की जो उम्र थी, प्रारंभ में मत अधिकार की उम्र कितनी थी? 21 साल थी। पर इसमें 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 1988 के द्वारा इसकी जो उम्र थी वोट देने की वो कितनी कर दी गई है? 18 साल 18 साल कर दी है। ठीक है दोस्तों, ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए दोस्तों, जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से। अगर हम बात करें स्वतंत्र की और निष्पक्ष की, तो ये जो प्रावधान है स्वतंत्र और निष्पक्ष का वो अमेरिका देश से लिया गया है। जो भारत की न्यायपालिका है वो किसी के अधीन नहीं है, ना तो वह संसद के अधीन है, ना ऐसा है कि उस पर कोई राज्य विधायिका का कोई प्रभुत्व हो या कार्यपालिका कोई प्रभुत्व हो। वह अपने आप में निष्पक्ष है, बल्कि निष्पक्ष है, बल्कि यह न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका को जागरूक करने का काम भी करती है। इसके अलावा जो भारत की न्यायपालिका है वो कैसी है? वह यह संविधान की व्याख्या करती है, संविधान की रक्षा करती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका कहाँ से ली है? अमेरिका से। और यह भी अपने आप में क्या है? संविधान की विशेषता है। अब हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की।
देखिए दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है और ये ली कहाँ से गई है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, अर्थात इंग्लैंड से। ठीक है, तो इसमें क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में एक संसद होती है, संसद में कानून बनाए जाते हैं और उन्हीं कानूनों के द्वारा शासन होता है। तो ये जो प्रणाली है कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली जो विशेषता है, त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन, ठीक है दोस्तों। देखिए, त्रिस्तरीय शासन में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 3 स्तर की सरकारें पाई जाती हैं। देखिए, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्वशासन। अर्थात यहाँ पर जो शासन करने की जो स्तर है वो 3 प्रकार के होते हैं। केंद्र के स्तर पर होता है, राज्य के स्तर पर होता है, इसके बाद स्थानीय, यानी आपने देखा होंगे कि ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब कैसे शासन है, हमारे स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं। तो अर्थात भारत में कितनी प्रकार के शासन चलते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष। देखिए दोस्तों, इसके लिए कभी कभी धर्मनिरपेक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो भारत राज्य है, ठीक है, भारत जो राज्य है वह किसी भी धर्म की बढ़ावा नहीं देगा। यानी भारत राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ धर्म तो है, मतलब किसी व्यक्ति का धर्म है, मान लो मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, आप मुस्लिम धर्म को मानते हैं, कोई क्रिश्चियन मानता है, कोई बौद्ध मानता है, कोई पारसी मानता है, पर राज्य किसी भी धर्म के लिए बढ़ावा नहीं देता। राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, उसी के लिए हम बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है, ये इसके लिए हम दूसरा नाम बताया मैंने, धर्मनिरपेक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने संविधान की जो विशेषताएं थी वो मैंने आपके लिए बता चुका हूँ, और आप मेरे साथ बने रहें आगे की वीडियो के लिए। और अभी अभी तक आपने अगर मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर ले, आप उनको लिए देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ, अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या, होगा यह है कि आप जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।